हेलो दोस्तों, क्वेश्चंस की सीरीज में आज डिस्कस करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दे रखा है। फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है यूरेनियम +6 इज मोर स्टेबल देन नियोडिमियम +6। यूरेनियम +6 की बात कर रहा है, ये कह रहे हैं ज़्यादा स्टेबल होगा नियोडिमियम +6 से। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन यूरेनियम इज़ इन 5f6d7s। जो यूरेनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5f6d और 7s में होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं वो हमें बताना है, और इनका रिलेशन क्या है वो भी बताना है। क्या सेकंड जो स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं, ये चीज़ें बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर ले यूरेनियम +6 की। तो यूरेनियम +6 ज़्यादा स्टेबल होता है नियोडिमियम +6 से। ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, और इसका रीज़न जो होता है इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑन यूरेनियम +6 होता है। ठीक है, और दूसरा कह रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन यूरेनियम इज़, हमें पता है जो लेंथेनाइड होते हैं, लेंथेनाइड उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4f5d 6s में जाते हैं, और एक्टेनाइड के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5f6d एंड 7s में जाते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं यूरेनियम हमारा, हमें पता है एक्टिनियम है, 5f6d एंड 7s में जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है सेकंड स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे जिसमें हमें मिलेगा, जिसमें हमें क्या मिलेगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, बट सेकंड इज नॉट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। जो सेकंड है, सेकंड स्टेटमेंट वो फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द लिगेंड इन यूरेनोसिन। यूरेनोसिन में कौन सा लिगेंड होता है? तो यूरेनोसिन की बात करें, यूरेनोसिन हमारा किस तरीके से होता है, यूरेनियम इस तरीके से, कहने का मतलब है यहाँ पर 8 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यूरेनोसिन बनता है, और यहाँ से इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 एक तरफ से रहती है, +2 दूसरी तरफ से, यानी कि जो कार्बन के साथ जो हमारा लिगेंड बनने वाला है कार्बन वाला रिंग वाला, उसके ऊपर -2 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये क्या होगा हमारा, यहाँ पे कार्बन का नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं 8, और नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन भी कितने होंगे 8 ही होंगे, और 2 माइनस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिगेंड होगा वो होगा C8H8 2 माइनस यूरेनोसिन में। तो यूरेनोसिन का लिगेंड होता है C8H8 2 माइनस। अगला क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द करेक्ट वन फॉर कॉम्प्लेक्स ऑफ लेंथेनम +3 आयन। मेटल लिगेंड बॉन्ड इज सिग्निफिकेंटली आयनिक। ये कह रहा है जो इसमें मेटल लिगेंड बॉन्ड होता है वो सिग्निफिकेंटली आयनिक होता है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज यहाँ पर जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो ये जो है एक टाइप ऑफ आयनिक बॉन्ड हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स रियरली शो आइसोमेरिज्म। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो आइसोमेरिज्म शो मतलब बहुत कम रियरली शो करते हैं। ठीक है, तो ये भी जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट रहेगा। फिर है द मैग्नेटिक मोमेंट आर नॉट अकाउंटेड एवन अप्रॉक्सीमेटली बाई स्पिन ओनली वैल्यू फॉर मेजोरिटी ऑफ लेंथेनाइड। जो स्पिन म्यू स्पिन ओनली है ये मेजोरिटी ऑफ लेंथेनाइड मतलब अधिकतर लेंथेनाइड का जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है वो स्पिन ओनली से नहीं निकल पाती है। ठीक है, उसके लिए हम म्यू जे की जो वैल्यू है उसको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों स्टेटमेंट है तीनों करेक्ट है। मेटल लिगेंड बॉन्ड में सिग्निफिकेंटली आयनिक बॉन्ड ये रहता है, और जो आइसोमेरिज्म है रियरली शो करता है, और स्पिन ओनली से अधिकतर जो लेंथेनाइड है उनका मैग्नेटिक मोमेंट नहीं निकल पाता है। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है द साइज ऑफ ज़र्कोनियम एंड हॉफनियम आर सेम। ज़र्कोनियम और हॉफनियम
अगर इनकी बात करें तो ये हमारे कौन से ग्रुप के हैं? स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम, इधर यूट्रियम के बाद आता है ज़ारकोनियम और इधर लेंथेनम के बाद आता है हॉफमियम। तो ये हमारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, ज़ारकोनियम एंड हॉफमियम। अब यहाँ पे बात करी जाए तो ये कह रहा है साइज़ ऑफ ज़ारकोनियम। हमें पता है ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करता है, तो ये साइज़ होना चाहिए। लेकिन ये कह रहा है कि जो साइज़ है हॉफमियम का वो लगभग ज़ारकोनियम के इक्वल होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। फिर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द साइज ऑफ हॉफमियम अफेक्टेड बाय लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। जो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है उसके द्वारा जो हॉफमियम का साइज़ है वो अफेक्ट किया जाता है। तो हमें पता है कि लेंथेनम जो हॉफमियम है उससे जस्ट पहले लेंथेनम होता है, और लेंथेनम और हॉफमियम के बीच में पूरे लेंथेनाइड एलिमेंट होते हैं। क्या 14 लेंथेनाइड एलिमेंट होते हैं। और 14 लेंथेनाइड एलिमेंट्स की वजह से यहाँ पर जो जैसे ही लेंथेनम से हम हॉफमियम में मूव करते हैं तो बीच में 14 लेंथेनाइड आने की वजह से इसका जो जेड इफेक्टिव है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से जो बीच प्रोटॉन का इफेक्ट है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से जो साइज़ है साइज़ डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हॉफमियम का साइज़ बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अब हम हॉफमियम का साइज़ डिक्रीज करेगा तो ये अब ज़ारकोनियम से ज़्यादा ना रहकर लगभग ज़ारकोनियम के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दे रखा है फर्स्ट स्टेटमेंट की दोनों का जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है, वो करेक्ट है। ठीक है, और वो क्यों होता है? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो सेकंड भी करेक्ट है। द साइज जो फर्स्ट है ये तो करेक्ट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड भी करेक्ट है, और जो सेकंड है वो फर्स्ट का परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे जिसमें जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट है दिया होगा कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है द एक्चुअल मैग्नेटिक मोमेंट शो ए लार्ज डेविएशन फ्रॉम द स्पिन ओनली फॉर्मूला इन द केस ऑफ। देखो, अगर एक्चुअल मैग्नेटिक मोमेंट और जो ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट होगा, यानी कि एक्चुअल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा डेविएशन देखने को मिलता है सेमेरियम में, Sm+3 में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इन दोनों के बीच पूछा जाएगा तो ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द लीस्ट बेसिक अमंग द फॉलोइंग इज। इनमें से कौन सा लीस्ट बेसिक है, सबसे कम बेसिक कौन होगा। अगर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बात की जाए तो हमें पता है कि जो मेटल है उन मेटल्स में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है उनके बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, और लेफ़्ट टू राइट जाने पर जो भी एलिमेंट है इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के जो है एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। यानी कि लेफ़्ट से राइट जाने पर जो एलिमेंट के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है वो उनमें एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। अब अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात की जाए तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर यहाँ पर जो बेसिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, क्योंकि जो मेटल्स हैं वो लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा, मतलब जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा होता है, और राइट की साइड जाने पर इनमें मेटेलिक कैरेक्टर कम होने लग जाता है। इसका मतलब बेसिसिटी भी डिक्रीज होगी, एसिडिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हमारे पास सिर्फ ये तीनों होते तो हम कह देते कि ये जो है लीस्ट बेसिक है, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाने पर हमारा बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करेगा। बट हमारे पास यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्रोक्साइड के केस में क्या होता है कि ये एल्यूमिनियम हमारा मेटल ना होकर ये हमारा आ जाता है पी ब्लॉक में आने की वजह से क्या होता है कि इसके जो हाइड्रोक्साइड है ये इनसे भी ज़्यादा एसिडिक हो जाएंगे, यानी कि सबसे कम बेसिक होगा। ठीक है, क्योंकि ये एटलीस्ट मेटल तो है, ये हमारा जो डी ब्लॉक है कहीं ना कहीं वहाँ पर लाई करते हैं, लेकिन ये जो है पी ब्लॉक में जाता है, और हमें पता है लेफ़्ट टू राइट जाने पर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, यानी कि बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है द पेयर ऑफ लेंथेनाइट विद द हाइस्ट थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसा पेयर ऑफ लेंथेनाइट पूछ रखा था जो जिसमें थर्ड आयनाइजेशन
एनर्जी जो है वो हाईएस्ट होगी, सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो आंसर था वो यूरोपियम और यूट्रियम +3 था। ठीक है, ये क्यों था? यहाँ पर जो +3, यहाँ पर जब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, इस केस में जब थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकालना पड़ता है तो वो हाफ फील्ड में से निकालना पड़ता है। ठीक है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से अगर निकालना पड़ रहा है तो किस चीज़ का केस होगा? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि स्टेबल होता है तो यहाँ से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें ज़्यादा एनर्जी की नीड पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है वो मैक्सिमम रहती है यूरोपियम के केस में। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे जो थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन हमें निकालना पड़ता है फुली फिल्ड यानी कि F14 में से निकालना पड़ता है। F14 में से निकालना पड़ा यानी कि फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से निकालना पड़ रहा है, और फुली फिल्ड क्योंकि हमारा स्टेबल रहता है तो ये इजीली निकालेगा नहीं इलेक्ट्रॉन, तो हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिस वजह से इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, which one of the following show the highest solubility in hot concentration of NaOH? हॉट कंसनट्रेटेड एक्वस NaOH में इनमें से सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी? ऑप्शन लिख लेती हूँ। ऑप्शन है लैंथेनम, ट्राईहाइड्रोक्साइड, नियोडिमियम, समेरियम। ये जो है सब के सब हाइड्रोक्साइड हैं लैंथेनाइट के। ठीक है, अब हमें पता है लेफ़्ट टू राइट अगर हम इस लैंथेनाइट सीरीज में मूव करते हैं तो यहाँ पर जो एसिडिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, एसिडिटी इंक्रीज़ होती है और बेसिसिटी डिक्रीज़ होती है। अब हमें ये कह रहा है कि NaOH में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन होगा? NaOH, क्योंकि हमें पता है NaOH बेस है, और बेस में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन होगा? जो एसिड होगा। ठीक है, बेस में सॉल्युबल होता है एसिड, तो यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो इनमें से सिर्फ इनमें से पूछ रखा है, तो इनमें से हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? ये रहेगा सबसे ज़्यादा एसिडिक, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर सबसे राइट में हमारा यही है, और जो सबसे राइट में होगा वही सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, तो हमारा आंसर भी यही रहेगा। ठीक है, LuOH होल थ्राइस। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग लैंथेनम +3 आयन द मैग्नेटिक मोमेंट क्लोजेस्ट टू द स्पिन ओनली वैल्यू इज R फॉर। तो यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट μJ G √J+1 से, और स्पिन ओनली कैसे निकलता है हमारा? √N+2 से। ठीक है, तो ये अगर हम इन चारों के लिए निकालें तो हमें मिलेगा कि इनमें जो सबसे कम डिफरेंस है, यानी कि ऑलमोस्ट इक्वल वाला रिलेशन, वो हमारा Gd+3 गैडोलिनियम +3 के लिए आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें निकालनी हमें आती हैं, तो हम यहाँ पर अगर वैल्यूज़ रखते हैं तो हम देखेंगे कि जो हमारा B है वही आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, द ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर नियोबियम इज 6D, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करस्पॉन्डिंग टू दिस टर्म सिंबल इज। ठीक है, तो अगर नियोबियम की बात करें तो नियोबियम हमारा कहाँ पे आता है? यूट्रियम, जार्कोनियम, नियोबियम। ठीक है, तो नॉर्मली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? आगे आता है हमारा क्रिप्टॉन, फिर आएगा ये क्योंकि 4D सीरीज़ के हैं तो 4D, 1 2 3 थर्ड पे है, और यहाँ पे 5s2। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि इसका जो टर्म सिंबल है 6D है। टर्म सिंबल 6D में यहाँ पर 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 6 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये N+1 होता है, जहाँ पर N नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो N+1 की वैल्यू अगर 6 है तो N यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 5 होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर इसमें बात करें हम D में 1 2 3 4 5, और S की बात करें तो S में 2 हैं, और यहाँ पर हमारे सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमारा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर था वो था क्रिप्टॉन 4D4 5s1। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा ऐसा मत लिखना
यहाँ पर जो क्रिप्टॉन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करते हैं। यहाँ पे सीधा ये मत देखना है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है तो इसी को आंसर टिक कर देते हैं। यहाँ पर ये चेक करना है कि अगर 6D इसका टर्म सिंबल है तो ये टर्म सिंबल कब बन सकता है। तो ये टर्म सिंबल कब बनेगा, जब हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के चांस ही नहीं बनते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखेंगे, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखेगा और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।